नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया डिबेट। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। किसी भी पक्षी के लिए एक पंख के सहारे उड़ान भरना संभव नहीं है। उसे उड़ने के लिए खुले आसमान और मजबूत पंख की आवश्यकता होती है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि विश्व के कल्याण की तब तक कोई संभावना नहीं है जब तक हम महिलाओं की स्थिति में सुधार ना करें, यानी कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाए बगैर हम भारत का विकास नहीं कर सकते। हर साल 8 मार्च को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, लेकिन यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता के संस्कार वाले देश में आज महिलाएं कितना आगे बढ़ी हैं, ये सवाल जरूरी है। न्यू इंडिया डिबेट में आज हम जानेंगे कि देश की आधी आबादी के विकास, प्रगति, संस्कार और उनकी आत्मनिर्भरता के साथ साथ उनकी आर्थिक स्वतंत्रता के बारे में हमारे देश की युवा छात्राएं क्या सोच रखती हैं। मैंने अपनी शुरुआत में स्वामी विवेकानंद को कोट किया था, वो इसलिए क्योंकि न्यू इंडिया डिबेट की इस चर्चा के लिए हम आप पहुंचे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के विवेकानंद कॉलेज कैंपस में। महिला स्टूडेंट्स के साथ शुरुआत करेंगे आज की न्यू इंडिया डिबेट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत सनसेट टीवी की तरफ से। मेरा पहला सवाल आपसे, क्या आप मानती हैं कि हमारे देश में महिलाओं की स्थिति में पहले की तुलना में सुधार हुआ है? ये सच है कि पहले के मुकाबले आज के समय में हम देखें तो महिलाओं की स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है। जैसे कि हम आज देख सकते हैं कि महिला हर फील्ड में पार्टिसिपेट कर रही हैं आगे बढ़ चढ़कर, चाहे वो बिजनेस फील्ड हो, साइंटिस्ट हो, डॉक्टर, इंजीनियर, हर जगह हम एक वुमेन का पार्टिसिपेशन देख सकते हैं, जो ये दिखाता है कि आज के टाइम में हम बहुत ज़्यादा पीछे नहीं रहे हैं, हम बहुत आगे निकल रहे हैं। हर जगह रिजर्वेशन मिल रहा है वुमेन्स को, उनको राइट्स मिल रहे हैं, एजुकेशन मिल रहा है, लेकिन रेप केस क्यों कम नहीं हो रहे? वो तो बढ़ते ही जा रहे हैं। अगर उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि वो आगे बढ़े तो एटलीस्ट रेप केस तो कम होना ही चाहिए ना। जो बाहरी इम्प्रूवमेंट हो रही है वुमेन्स को लेके, वो आंतरिक तौर से इतनी अभी नहीं हुई है। और अभी के आधुनिक वर्ग में जब हम देखते हैं तो ये इम्प्रूवमेंट बहुत कम आंकी जाती है एज कम्पेयर। मतलब आपका मानना है कि जेंडर डिस्कोर्स है? अभी भी जेंडर डिस्कोर्स है सर, बट एट द एंड ऑफ द डे इट has decreased with time. We do have 498A for dowry cases and all, but we cannot say that that has completely stopped. We cannot say, because majority, even though if we have statistical reports, we also know that half of these cases are not even reported because women are so embarrassed, so ashamed to come in the front, to come in the forefront. And I think women like me or women like us, we put in that statistics also. And I feel all of this only boils down to education. Okay. There is a need of a lot of awareness, a lot of encouragement from the side. And this is not a woman's issue. Let's say this is a issue that has to be tackled by both men and women alike. And this is not something that only women should talk about. I think men should also be with us because we want equality and not superiority is what I believe. अगर हम देखें महिलाओं की स्थिति में सुधार से, तो अगर हम अपनी वैदिक पीरियड में जाए और उसके बाद उत्तर वैदिक पीरियड में आए, तो वो हम जो इक्वालिटी देखते हैं, तो वो जो इक्वालिटी एंड सारी चीज़ें हैं कि उनकी स्थिति बहुत अच्छी है। जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, जो बहुत ऊंचे घराने से लोग आते हैं, मतलब ऊंचे घराने की जो महिलाएं हैं, बेसिकली उनकी स्थिति में ही सुधार होता है। और भारत एक बहुत बड़ा देश है जहाँ पे गरीबी जो है एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो जो इक्वालिटी देखी जाती है या फिर जो सुधार देखा जाता है, वो जो सिर्फ ऊंचे तबके की महिलाएं हैं जो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट है, वो सिर्फ उन्हीं के बीच में देखा जाता है। बट अगर हम बात करें एन एवरेज वुमेन, तो वो वहाँ पे अच्छी स्थिति उनकी अभी भी नहीं है। जैसा कि इन्होंने बोला कि जैसे समाज में ऊंचे घराने की जो महिलाएं होती हैं वो आगे बढ़ रही हैं, लेकिन इसके साथ में इस नकारात्मक प्रभाव ऊंचे घराने की महिलाओं पे ये भी पड़ता है कि उनको ये कहकर घर के अंदर ही बंद करा जाता है कि आप सम्मान हो, अभिमान हो तो आपको सोने की तरह तिजोरियों में रखा जाएगा। जबकि लेकिन जो नीचे और मिडिल क्लास फैमिलीज़ की महिलाएं होती हैं वो स्वतंत्र होती हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर सकती हैं। उनके रास्ते में बाधाएं आती हैं पर वो कोशिश तो करती हैं, लेकिन जो ऊंचे घराने की महिलाएं होती हैं जिन्हें सम्मान और अभिमान का नाम देकर बंद कर दिया जाता है, उनके पंखों को काटने की कोशिश करी जाती है,
तो आई डोंट थिंक कि वो आगे बढ़ रही हैं या उनकी सोच को इम्प्रूव करा जा रहा है। देखिए, हमारे देश में कहा जाता है कि पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, और सरकार के माध्यम से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान भी चलाए जा रहे हैं। लेकिन यदि गौर करें तो हमारे देश में जो महिला साक्षरता दर है वो लगभग 65.46% है। 21वीं सदी के भारत में महिलाओं की जो साक्षरता दर है, क्या आप इससे संतुष्ट हैं कि ये ठीक है या फिर इसे बढ़ने की और ज़्यादा ज़रूरत है? I feel that literacy rate has increased over time. But again, there is this thing that पढ़ा तो देंगे, उसके बाद अगर काम नहीं करने देंगे तो फिर उस कहाँ पे, like in the society, how is that helpful? How is a woman then helping? So even if the literacy rate has gone up, there is a lot to do. There are a lot of things to do. I mean, put these women into work. Let's see where they take the society from the place that they are in. So it is not just about the literacy going up. I mean, we should be grateful that the literacy rate has gone up from a time where we say that women were closed inside the, it's still very much prevailing, but I think we also should acknowledge the fact कि अभी भी education is increasing, but I also produced similar amount of disappointment at the fact कि उसके बाद उनको काम नहीं करने दे रहे हैं। Okay. अगर गांव में उनको शिक्षा दे रहे हैं, उसके बाद उनकी शादियां हो जा रही है, उसके बाद ससुराल वाले जाने नहीं दे रहे हैं। आई थिंक दैट इज ऑल्सो द सेकंड पार्ट ऑफ द कॉइन इज व्हाट आई वांट। मतलब मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में आप ये मानती हैं कि अभी भी समाज में इस तरह की मानसिकता है कि हम बेटी को नौकरी नहीं करने दें, या फिर उनका काम घर संभालना है, चौका चूल्हा संभालना है, वो घर संभाले वो ज़्यादा बेहतर है, ऐसी मानसिकता अभी भी है क्या? जैसे कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि हाँ साक्षरता दर बढ़ी है महिलाओं की, और वो क्यों बढ़ी है? क्योंकि आज की डिमांड भी यही है कि लड़के वाले चाहते हैं कि पढ़ी लिखी लड़की आए घर में। पढ़ी लिखी लड़की के लिए लड़कियों को पढ़ाया जा रहा है ताकि उनकी शादी अच्छे से हो जाए, उनको दहेज में कम पैसा देना पड़े। तो अभी भी पेरेंट्स के मोटिव चेंज नहीं हुआ है कि पढ़ाया इसलिए जा रहा है कि वो आगे बढ़े, पढ़ाया इसलिए जा रहा है ताकि वो अच्छे ससुराल में जाए। सबसे बड़ा मुद्दा है कि जॉब ना मिलना, वैकेंसीज कम निकलती हैं। गर्ल्स के मुताबिक अभी देखा जाए तो बहुत कम ही वैकेंसीज निकलती हैं वुमेंस के लिए, और बॉयज़ के लिए भी। तो उसके मुताबिक देखा जाए जो साक्षरता दर है वो अभी कम है, उसको बढ़ाया भी जाए और सोसाइटी को समझना चाहिए गर्ल्स के लिए। आज थल सेना, जल सेना, वायु सेना से लगा करके कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज़, साइंटिस्ट की फील्ड में, सिविल जजेस की फील्ड में, एजुकेशन की फील्ड में, एंटरप्रेन्योरशिप के फील्ड में महिलाएं बहुत अच्छा कर रही हैं। भारत की महिलाएं बहुत अच्छा कर रही हैं। मतलब एक दूसरा पहलू तो ये भी है, तो समाज के ये लोग फिर कौन है? आई थिंक आई विल डिनाई अ लिटिल सेइंग कि देर आर नॉट वैकेंसीज फॉर वुमेन। इनफैक्ट रिजर्वेशन होती है औरतों के लिए बहुत जगहों पर। तो ये कहना कि उनके लिए नौकरी नहीं है इज अ रॉन्ग। आई मीन नौकरी इज नॉट देयर, आई मीन जॉब्स आर नॉट देयर इज लाइक अ जनरल प्रॉब्लम आई थिंक फॉर द मोस्ट ऑफ द यूथ who is educated but still does not have the deserving job. But जॉब ना मिलने वाली बात नहीं है, बात ये है कि उनको encourage नहीं किया जाता है कि आप काम कीजिए, आप बाहर जाइए। If somebody is demanding a literate woman, they should also allow them to do a job. But they're just allowing the woman to be according to the man. So for instance, a man is educated, they want them aligned with the man so that society में जब वो एक साथ बैठे तो वो अपने husband को respectfully society में portray कर पाएँ। So sir, at the end of the day हम जो representation कर रहे हैं वो हम male representation ही कर रहे हैं education को लेके भी। और जब हम रिजर्वेशन की बात करते हैं तो सर रिजर्वेशन मिल रही है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उस रिजर्वेशन का तब फ़ायदा होगा जब घर वाले कॉलेजेस में अलाउ करेंगे वुमेन को। हम एक वुमेन कॉलेज में पढ़ रहे हैं, हम सब अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे बहुत ज़्यादा लिमिटेड है कि ग्रेजुएशन के बाद भी अगर किसी को एजुकेशन परस्यू करनी है तो उसको करने दिया जाए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एजुकेशन किसके लिए हम कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं कि किसी के साथ रहने के लिए, किसी के साथ कंपैटिबल होने के लिए हम उस एजुकेशन को परस्यू कर रहे हैं। हमें पढ़ाया तो जा रहा है लेकिन हमें जॉब के लिए आज भी मना करते हैं। मेरी बड़ी बहनें भी पढ़ी, उनकी भी शादी कर दी, और मेरे साथ भी यही है कि मतलब पढ़ा तो रहे, आगे अगर पढ़ाएगा तो हस्बैंड पढ़ाएगा, हम नहीं पढ़ाएंगे, हम सिर्फ यहीं तक पढ़ा सकते हैं। ये क्यों है, ये सोच क्यों है और इसे कैसे बदला जा सकता है? सर आई डोंट अग्री विद द फैक्ट कि औरतों को पढ़ाया, अगर औरतों की शादी हो जाती है तो फिर उन्हें आगे पढ़ाया नहीं जा रहा है, क्योंकि आई हैव सीन पीपल जो न्यूली वेड होने के बाद चूड़ा पहन के भी कॉलेज आ रहे हैं।
तो ऐसी बात नहीं है कि अगर आपकी शादी हो जाती है तो आपको पढ़ने नहीं भेजा जाएगा। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं। इट्स जस्ट आपको अपनी बात रखनी आनी चाहिए। उस पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं अगर आप अपनी बात खुल के ना रख पाओ। नहीं, लेकिन जो जिक्र उन्होंने किया वो भी एक वास्तविकता है हमारे समाज की। ऐसा होता है, ऐसा सोचा जाता है खास तौर से। तो फिर ये परिवर्तन कैसे संभव होगा? एक्चुअली बात ये है, वो आप ही के पेरेंट्स हैं एट द एंड ऑफ द डे। तो अगर आप थोड़ा कन्विंस करने की कोशिश करें तो देयर आर चांसेस कि वो मानेंगे। हम ये नहीं कह सकते कि इंडिया पूरी तरह पहले जैसा है या पूरी तरह बदल गया है। हम पहले के मुकाबले ग्रो कर रहे हैं। जैसे कि इंडिया एक डेवलपिंग नेशन से एक डेवलप्ड नेशन की तरफ जा रहा है, उसी तरह से हम वुमेन एम्पावरिंग कर रहे हैं और एक दिन हम एक वुमेन एम्पावर्ड नेशन बन जाएंगे। तो इसमें ये है कि एट लास्ट वुमेन्स को ही खड़ा होना पड़ेगा कि वो अपनी बात अपने पेरेंट्स के आगे रख सकें और उन्हें किसी भी तरह से कन्विंस करें कि हमें जॉब करनी है, क्योंकि अल्टीमेटली वो उन्हीं को करना है। क्या आज भी हमारे देश में या हमारे समाज में बेटा और बेटी के बीच अंतर होता है? सर होता है। जैसे अगर किसी लड़की को कोई कोर्स करना हो किसी चीज़ का, अगर उसमें 1 लाख से 2 लाख रुपए लग रहे हैं, अगर लड़की बोल रही है तो घर वाले साफ मना कर देंगे। अगर वहीं लड़का बोल रहा है तो एग्री हो जाते हैं बहुत जल्दी, बोलते हैं तुम्हें क्या करना, तुम्हें तो शादी तक ससुराल में ही तो जाना है ना, और लड़कियों को कराएंगे तो उन्होंने घर चलाना है। आई बिलोंग फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। जब मुझे DU में एडमिशन लेना था, आई गॉट स्कॉलरशिप PMSSS। सो गवर्नमेंट बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ ला रही है, बस हमें आगे बढ़ के आना है। और जब हम खुद स्कॉलरशिप में अपने मम्मा पापा पे कोई, अपने पेरेंट्स पे कोई ऐसा भार ही नहीं डाल रही कि वो मुझे मना कर पाएँ कि तुम नहीं जा पाओगी, तुम नहीं जा सकती, तो मेरे लिए ये प्रिविलेज है। हमारे लिए ज़रूरी है कि जो हमें गवर्नमेंट पॉलिसीज़ दे रही है, जो हमें अपॉर्चुनिटीज़ दे रही है, हमें उसका फ़ायदा लेना चाहिए और उनके पास कोई ना करने का दूसरा कारण ही ना हो। जब लड़की को ये बोला जाता है तेरे लिए दहेज जाएगा 25 लाख, उसमें से 2 लाख रुपए स्टडी के लिए क्यों नहीं दे सकते? 2 लाख स्टडी के लिए क्यों नहीं दे सकते? मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि मेरे को रेगुलर कॉलेज में एडमिशन लेना था और मेरे पेरेंट्स भी इस बात के साथ थे कि हाँ तेरा एडमिशन करा देंगे। बट मेरे जो आसपास के या मेरे ग्रैंड पेरेंट्स जो थे, उन्होंने मेरे से ये बोला कि तू लड़की है, तुझे रेगुलर कॉलेज में करके कुछ नहीं करना, SOL से कर ले तू, और बहुत सारे टीचिंग के कोर्सेज होते हैं, तुझे लड़कों की तरह कोई कॉर्पोरेट जॉब्स नहीं करनी, तेरे को अच्छा एक टीचिंग का स्कोप मिलेगा, तू वो कोर्स कर, तुझे रेगुलर करने से क्या है। तो आज भी ऐसा होता है कि जो लड़कों को दिया जाता है वो लड़कियों के लिए यूँ सोचा जाता है कि तू तो लड़की है, तुझे क्या करना है ये सब चीज़ करके। आज भी देखा जा सकता है कि बहुत से ऐसे जगह हैं जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन फेस करने पड़ते हैं। जस्ट लाइक मैं जब छोटी थी तो मेरे भाइयों को बहुत अच्छे स्कूल में उन्हें एडमिशन कराया गया क्योंकि वो लड़के थे, उन्हें अच्छी इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजे गए। परंतु हमें एक नॉर्मल सा स्कूल जहाँ पे अच्छी खासी थोड़ी एजुकेशन मिल जाए ताकि हम पढ़ सकें, बस हमें उतने लिमिटेड एजुकेशन पाने के लिए हमें नॉर्मल से स्कूल में एडमिशन कराया गया था। तो मैं चाहती हूँ कि हमें इक्वल देखा जाए, अगर लड़के भी पढ़ रहे हैं अच्छे स्कूल में तो हमें भी भेजा जाए, हमें भी आगे बढ़ना है। मेरे ब्रदर या मेरे कजन्स मेरे साथ सेम स्कूल में पढ़े हैं। वी हैव ग्रोन अप इन द सेम एनवायरनमेंट, वी हैव ईटन द सेम थिंग्स, वी हैव रोम्ड अराउंड द सेम वे। बट जब मैं बड़ी हुई, व्हेन आई पास्ड माई क्लास 12th, व्हेन आई वांटेड टू ड्राइव, आई वाज रेस्ट्रेन्ड कि अगर वो एक्सीडेंट करेगा तो वो जेल जाएगा, तो there's nothing much, but अगर तुम जेल जाओगी तो the pride, you know, the pride factors comes in। शादी कैसे करेंगे, एक्सीडेंट हो गया तो शादी कैसे होगी, ये एक बहुत मेजर पर्सपेक्टिव है। और बढ़ाना पड़ेगा फिर। हाँ और एक ये भी पर्सपेक्टिव है कि जब हम घर में हैं तो हम 8 बजे के बाद तुम बाहर नहीं जाओगी, स्कूटी तुम ऐसे रैश ड्राइविंग नहीं कर सकती, सोसाइटी जब तुम्हें स्कूटी ऐसे चलाते हुए देखेगी वो तुम्हें लोफर समझेगी। तो सर जब हम, इवन माई फादर एवरी नाउ एंड देन देयर इज अ लाइन दैट ही इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ कि मैंने तुझे लड़कों की तरह पाला है। तो आई ऑफन रेज दिस पॉइंट कि लड़कों की तरह पालना नहीं था। अगर लड़कों की तरह पालना था तो हर फैक्टर में पालो, हर स्टेज में पालो, क्योंकि लाइफ में अगर सर मुझे लड़कों की तरह पाला गया है तो सर मुझे लड़कों की तरह अपॉर्चुनिटीज़ इक्वल भी मिलनी चाहिए। बेशक कहा जाता हो कि दहेज जो है वो उसके खिलाफ कानून बने हुए हैं, ये कुप्रथा है, लेकिन आज भी सम्मान के नाम पर
जिस तरीके से दहेज की बात की जाती है उसमें माता पिता के लिए एक बहुत बड़ा तनाव का एक कारण बनता है वो कि हम सम्मान के साथ समाज के नज़र में कैसे हमारी बेटी को विदा करें। आप लोगों की जो स्थिति है जो मैं देख रहा हूँ वो आप बेशक अपनी पढ़ाई के बाद में शादी की होगी, मैं चाहूँगा कि क्या सोच है आपकी इस मसले पर खास तौर से जो कि एक चिंता का कारण बनती है। अगर बेटी की शादी होगी तो बेटे की भी तो होगी ना। तो सर इस चीज़ में ये है कि जो लड़का है उसको प्रायोरिटी दी जाती है और लड़की को दबा दिया जाता है। इसी कारण से बहुत सारे अबॉर्शन भी होते हैं। चेक कराया जाता है कि लड़का है या लड़की पहले, जन्म से पहले, और सर उस लड़की को पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता है या पैदा होते ही मार दिया जाता है। सर तो इस चीज़ को रोकने की बहुत ज़रूरत है। बेसिकली हमारी सोसाइटी पैट्रियार्की है तो फिर मेल डोमिनेशन तो होगा ही। और जो पेरेंट्स वुमेन के लिए सोचते हैं अपने गर्ल चाइल्ड के लिए कि हम इनके एजुकेशन पे पैसे ना लगाएं क्योंकि वो सोचते हैं हम इनकी तो शादी कर देंगे, अब ससुराल वाले पढ़ाए या ना पढ़ाए वो उनकी हेडेक है। और वो अपने पैसे अपने मतलब मेल चाइल्ड पे इसलिए लगाते हैं क्योंकि वो कमाएगा तो शायद उनको देगा ही जो कमाएगा अपने पेरेंट्स के लिए। तो ये वाली पेरेंट्स की थिंकिंग होती है कि हम किसी पे ऐसे पे इन्वेस्ट करें कि इन रिटर्न हमें मिले भी। गर्ल को करने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो शादी करके एट द एंड दूसरे घर में जाना है, वो अपनी फैमिली देखेगी। क्या आपको नहीं लगता कि मानसिकता में बदलाव लाने की ज़रूरत है? आप दबेंगी यदि नहीं जब तक तो फिर आपको कौन और कैसे दबा सकता है? जो भी बंधन है आपको नहीं लगता कि उसको तोड़े जाने की ज़रूरत है? मैं आपसे जानना चाहूँगा। जो दहेज देते नहीं उनके घर रिश्ते भी तो नहीं आते अच्छे, क्योंकि मेरी बड़ी बहन को पापा ने बहुत दहेज दिया तो इसलिए हमारे रिश्ते बहुत अच्छे आ रहे हैं। और हमारे यहाँ एक मतलब बहुत अच्छी लड़कियाँ खूबसूरत जिसको बोलते हैं, रिश्तों के लिए बहुत अच्छी लड़कियाँ, लेकिन वो दहेज के काबिल नहीं, उनके रिश्ते नहीं आ रहे। और सर ये फैक्ट है, जो ज़्यादा दहेज देगा उनके यहाँ अच्छे रिश्ते भी जाते हैं। मैं ये सोचती हूँ कि पेरेंट्स ये क्यों सोचते हैं कि लड़की हुई है तो सिर्फ शादी के बाद क्या किसी की लड़की की शादी नहीं होती तो उसकी लाइफ नहीं है। मैंने आज तक के अपने एक्सपीरियंस में देखा है, मेरी जितने भी प्रोफेसर्स हैं या टीचर्स हैं वो ज़्यादातर शादीशुदा नहीं है, उनकी शादी नहीं हुई, लेकिन उनकी जितनी रिस्पेक्ट है किसी शादी वाली की रिस्पेक्ट नहीं है। तो ये चीज़ पेरेंट्स की सोच में क्यों नहीं है कि जब ज़रूरी है शादी होना, शादी के बिना भी तो जी सकते हैं लाइफ। अगर आपके घर कोई रिश्ता लेके आ रहा है और आपको पता चल रहा है कि आपके पिता से इतना दहेज मांगा जा रहा है तो आप डिनाई कर सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है शादी करनी है लाइफ में। मेरे वर्ल्ड फेमस क्लासिकल डांसर नलिनी एंड कमलनी और उनको 2022 में अभी पद्म भूषण मिला है और दे बोथ आर द सिस्टर्स। सो उन्होंने भी शादी नहीं करी है और उनके इतने बड़े बड़े जो गुरु संत गुरु है वो उनके पैर छू के जाते हैं। तो इससे बड़ी इज्जत मैं सोचती हूँ शादीशुदा लाइफ इज़ द नथिंग। सर ये बोलना गलत है कि शादीशुदा कुछ नहीं है। अगर तुम शादी ही नहीं करोगे तो हमारी जनरेशन बढ़ेगी कैसे? जिस पिता ने हमें पैदा किया है, जिसने हमें सारी ज़िंदगी सपोर्ट किया है, अगर शादी करके अगर उनके ऊपर इतना कर्जा पड़ता है तो शादी का कोई फ़ायदा नहीं है। हमें खुद अपने रेज करना पड़ेगा। यहाँ पर टॉपिक दहेज है सर। तो दहेज की जब हम बात करते हैं तो सर दहेज में कंपटीशन है। सर हमारे पेरेंट्स भी उस सोसाइटी का पार्ट है। सर अगर कोई 1.5 करोड़ दहेज दे रहा है तो हम 2.5 करोड़ देंगे, कोई 25 लाख दे रहा है तो हम 50 लाख देंगे। तो सर ये एक कंपटीशन है। जैसे सर हम मर्सिडीज़ लेंगे तो हम उसके बाद कोई बड़ी गाड़ी लेंगे। तो सर ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। और आजकल जो गुप्त दहेज दिया जा रहा है वो भी इसलिए दिया जा रहा है ताकि अगर किसी की लड़की है आगे तो उसको ये प्रेशर ना हो कि दहेज जा रहा है। सर अगर हम 1 रुपए का रिश्ता कर रहे हैं तो नीचे से दहेज जा रहा है, जैसे कि ब्लैक में नहीं आता है। अगर हमारे पास कोई आ रहा है रिश्ता लेकर और हमें बोल रहे हैं कि हमें दहेज चाहिए तो हम बोल सकते हैं ना हमें नहीं दहेज देना है, नहीं हमें आपके यहाँ शादी करनी है, आप जा सकते हो। जब तक हम सब मिलके बोलेंगे हमें शादी करनी ही नहीं, दहेज तो अपने आप बंद हो जाएगा। जब किसी की शादी होगी नहीं तो फिर कोई क्यों बोलेगा कि हमें चाहिए दहेज, कि चलो भाई दहेज नहीं देना, एटलीस्ट तुम शादी कर लो, हो गया काम खत्म। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि एक फीमेल है ना दूसरी फीमेल को नीचे गिराती है। अगर हम जैसे नॉट सपोज इट्स अ रियलिटी, अगर कोई लड़की दहेज लेके नहीं जाती तो हमने ना ये बहुत रेयर सुनते हैं कि उसके ससुर ने ना उसे डांटा कि अरे तू तो दहेज में कुछ भी नहीं लेके आई, बल्कि उसकी सास, उसकी ननद उसको टॉर्चर करती है, अरे फ्री में आ गई तू तो हमारे घर में 1 रुपया लेके नहीं आई। तो बेसिकली एक फीमेल ही डोमिनेट करती है दूसरी फीमेल को। तो इस चीज़ को सुधारने की ज़रूरत है। अगला सवाल मेरा, पूरी दुनिया में महिला उत्पीड़न के मामले बढ़े हैं, ये हम देखते हैं, आपने भी देखा होगा। क्या आप मानती हैं कि समाज में महिला जो अपराध है या जो महिला हिंसा है इन सब के मामलों में असंवेदनशीलता हमारे देश में बढ़ी है? पहले सर आई बिलीव that the society has become a little numb
towards atrocities against women. I think अभी अगर हम अखबार में ऐसा कुछ देखते हैं तो हमें खास वो नहीं होता, because we are so used to this. We are so I think 92% women, sir, has at least faced a physical assault or some amount of violence at least once in her life. Again, we are always considered as the vulnerable species of this earth because owing to our physical vulnerabilities. During menstruation also, I think a lot of taboo and a lot of stigma is attached to that. तो सर जिस हमने एक पूरे स्पीशीज को अगर हम vulnerable बोल ही रहे हैं तो हम संवेदनशील हो रहे हैं, but in a wrong way. We are pitying women. We are not being consolatory. We are pitying women on just the fact that they are a woman and they face something like this. And I do think that should change. बेसिकली जो वायलेंस बढ़े हैं ये अभी पहले के मामले में पहले से बढ़े हैं, और सबसे ज़्यादा ये सेंसस, इंडिया का एक सेंसस वेबसाइट है जिसने अभी निकाले थे अपने, उन्होंने ये बताया था कि सबसे ज़्यादा तो वायलेंस होते हैं वो घर के अंदर होते हैं, उनके जानने वाले, उनके पड़ोसी सबसे ज़्यादा वो करते हैं। और इसके बाद ऐसा होता है कि 48 पॉपुलेशन जो होती है वो 6:30 बजे के बाद या 8 बजे के बाद कर्फ्यू में चली जाती है, और उसमें केवल महिला होती हैं। ऐसा होता है कि हमें राइट्स दिए जा रहे हैं, हमारे पास राइट टू फ्रीडम है, लेकिन सबकी धज्जियाँ उड़ जाती है 8 बजे के बाद। गवर्नमेंट हमें पॉलिसीज़ दे रही है, रिजर्वेशन दे रही है, आप ये कर सकते हो, लेकिन हमें जाने दिया जाएगा तब हम उस चीज़ में जाएंगे ना। अगर साइंटिस्ट में विमेन जा रही है, वहाँ पर 100 मेल है और 1 फीमेल है, तो हम ऐसे खुश नहीं हो सकते। जो महिलाओं के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है वो इसलिए भी आवाज़ मुझे ऐसा लगता है कि नहीं उठा पाती क्योंकि फैमिली क्या सोचेगी, समाज क्या सोचेगा, या सोसाइटी सब क्या सोचेंगे, इस वजह से भी वो नहीं उठा पाती है। मुझे ऐसा लगता है कि उनकी फैमिलीज़ को सपोर्ट करना चाहिए, उनकी जो मेंटलिटी है, उनकी सोच है, उसको चेंज करना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अगर वो कंप्लेंट करेंगी तो उनकी इज्जत पे बात है, मतलब उनकी फैमिली की इज्जत पे बात है। कल ही अभी न्यूज़ में आया हाथरस वाला कांड हुआ था 2020 में, हम सब उससे अवेयर हैं कितना खतरनाक था वो, मर्डर भी हो गया वो लड़की का, है ना। आज भी नहीं भूला है। यस सर, वो तो है ही, लेकिन सर उन्हें कल ही आया डिसीजन कोर्ट से कि 4 थे लोग, वो उनमें से 3 को बाइज्जत बरी कर दिया गया। तो सर ये हमें मोटिवेट नहीं कर रहे क्या लोगों को ये चीज़ और इंक्रीज़ करने में, जब उन्हें सज़ा ही नहीं मिल पा रही है जैसी उन्हें मिलनी चाहिए जिस तरीके की। लोग, एक घर की इज्जत भी चली गई, उनकी बेटी भी चली गई, लेकिन लोग बाइज्जत बरी हो रहे हैं। और ऐसा शाहबानो वाले, हम नहीं भूल रहे हैं, दिल्ली से यहाँ से करीब की घटना है। यस सर, निर्भया कांड, शाहबानो वाले केस में उन्हें भी सबको बाइज्जत बरी कर दिया गया। जैसे लड़कियों को 8 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकाला जाता है, ऐसे लड़कों को भी घर के अंदर ही रखा जाए, क्योंकि लड़के ही तो अपराध का सबसे बड़ा वो करते हैं। हमारे देश में हम देखते हैं कि सती प्रथा एक सिस्टम था जिसमें यदि पति की मौत हुई है तो पत्नी को भी जलना होगा, उसके बाद विधवा के साथ किस तरीके का व्यवहार किया जाता है। और भारत के जो ग्रामीण इलाके, वहाँ तो आज भी महिलाओं को चुड़ैल, डायन या अपशगुनी मान के उनके साथ में गलत बर्ताव या अमानवीय बर्ताव किया जाता है। ये इस तरह की स्थिति पर क्या आपकी सोच है? सर ये जो पीड़ा वुमेन को हो रही है सर, ये इसका एविडेंस हम 1947 से ट्रेस कर सकते हैं सर। सब जब दो घरों में या 2 कंट्रीज़ में या 2 लोकेलिटीज़ में लड़ाई हो रही होती है तो सबसे सॉफ्ट टारगेट जो होता है वो वुमेन होती है, बिकॉज वुमेन को हमने प्राइड का पार्ट दे रखा है सर। तो मैंने एक कोर्ट में पढ़ा था दैट माई रिस्पेक्ट डजंट लाई इन माई वजाइना। सो सर दैट इज़ अ वेरी मेजर थिंग दैट व्हेन अ गर्ल इज़ रेप्ड she should have a chance to live a life ahead. Her life is not ended, and perhaps when you consider a woman as your respect, you should also consider other women as a part of your respect also. मैं एग्री करती हूँ कि अभी देश में बहुत ज़्यादा वायलेंस हो रहे हैं विमेंस के अगेंस्ट, और अभी जब हम ग्रो कर रहे हैं, डेवलपिंग नेशन के टुवर्ड्स बढ़ रहे हैं, तो हमें चाहिए कि हमें और स्ट्रॉन्ग राइट्स, हमें फंडामेंटल राइट देने चाहिए और स्ट्रॉन्ग कानून बनाने चाहिए ताकि जो हमारे साथ वायलेंस हो रहा है वो थोड़ा कम हो, ना कि और बढ़े। मेरा आखिरी सवाल, देश की आधी आबादी को मजबूत बनाने के लिए आप लोगों के सुझाव क्या हैं? मैं मानती हूँ जैसे कि अभी कोरोना आया था तो सर ने तो एक योगा क्लासेस चलाई जा रही थी फ्री, ताकि लोग की मेंटल जो एबिलिटी वो ठीक हो सके। बट सर मैं मानती हूँ कि अब जो है फिजिकली स्ट्रॉन्ग करने वुमेन को तो कराटे क्लासेस भी फ्री होनी चाहिए सर। स्कूल्स में, कॉलेजेस में कराटे क्लासेस फ्री होनी चाहिए, बाहर भी होनी चाहिए, ताकि जो वुमेन स्ट्रॉन्ग हो सके। और अगर कोई लड़का अगर कुछ छेड़ता है तो फिर वुमेन जो है वो करेगी अपने लिए स्ट्रॉन्ग, रात को भी अपने लिए स्ट्रॉन्ग रहेगी। तो मैं मानती हूँ कराटे क्लासेस भी फ्री होनी चाहिए। सर हमने एक बात सुनी है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन सर मुझे लगता है कि बेटी बचाओ और बेटा पढ़ाओ, ताकि अगर जेंट्स पढ़ेंगे, मैन पढ़ेंगे तो वो वुमेन्स की रिस्पेक्ट करेंगे, जिससे काफ़ी चीज़ें
बहुत हद तक सॉल्व हो जाएंगे। मेरे को लगता है कि सुधार करने के लिए स्थिति में पहले ये चीज़ घर से शुरू होनी चाहिए, क्योंकि लड़कियों को कई बार घर के थ्रू भी रोक दिया जाता है कई सारी चीज़ें करने से, तो ये घर से भी स्टार्ट होना चाहिए कि इसमें सुधार हो। पेरेंट्स होते हैं वो अलाउ कर भी देते हैं एक बार को कि बाहर जाके पढ़ लो और काम कर लो, लेकिन मेन उनके माइंड में ये रहता है कि अब बाहर जाने तो देंगे, लेकिन बाहर उनके साथ कुछ गलत हो गया तो सोसाइटी को अवेयर करने की ज़्यादा ज़रूरत है। जो भी क्राइम अगेंस्ट वुमेन होते हैं तो जो हमारी गवर्नमेंट है या पुलिस है उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लेने चाहिए। हमें दूसरों पे नहीं थोपना चाहिए, हमें खुद से एक्शन लेना चाहिए। हम लड़कियां हम कर सकते हैं। हमें ये नहीं कहना चाहिए कि फैमिली नहीं करने दे रही है, टीचर्स नहीं करने दे रहे हैं, सोसाइटी नहीं करने दे रही है। अगर हम खुद स्टैंड लेंगे तो कोई नहीं रोक सकता है। सर सबसे पहले हमें सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए और सोसाइटी को अवेयर होना चाहिए। वुमेन्स के एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले तो वुमेन्स को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए और फैमिली को भी अपनी आइडियोलॉजी को थोड़ा बदलना चाहिए जो वुमेन्स के लिए उनकी है। सर ये जो सब भी है ये सर एक ही बार हो रहा है सिर्फ डिबेट में। सर ये एक ही बार क्यों होता है? मतलब हर बार होना चाहिए ना, पार्लियामेंट में सारे डिस्कशन इस पर होने चाहिए। ये क्यों नहीं होता है? जैसे कि अभी विमेंस डे है तो सिर्फ ये जो टॉपिक है ये सिर्फ अभी लाया गया है, ये पूरे साल क्यों नहीं चलता? तो फिर हम भी और ज़्यादा एम्पावर हो। स्त्रियां पैदा नहीं होती, स्त्रियां बनाई जाती हैं, क्योंकि सिर्फ पैदा तो सिर्फ एक बच्चा होता है, लेकिन समाज उसको बाद में वुमेन बना देता है। तो सर सबसे पहले उन बंधनों को खुद से तोड़ना होगा। हम दूसरे से कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि वो हमारी फीलिंग समझेगा, हमारे लिए एक्शन करेगा, जब तक हम खुद के लिए नहीं करेंगे। तो सबसे पहले खुद के लिए बोलना, खुद के लिए करना खुद ही होगा, तब हम किसी और को कह सकते हैं। सर फंडामेंटल राइट्स आर देयर, policies are there, everything is there. The focus should be on implementation. Implement हम कितने अच्छे से कर पाएँ उस पर फोकस करना चाहिए गवर्नमेंट को, इससे हम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ पाएंगे। तो महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर हमने बहुत बेबाक राय इन सभी छात्राओं की सुनी और इनको सुनने के बाद हम ये कह सकते हैं कि बहुत कुछ सुधार तो हुआ है, लेकिन अब भी महिला सुधार में एक बहुत लंबा सफ़र तय करना बाकी है। नारी तू नारायणी वाले देश में हमें बहुत ज़रूरी है कि समाज के प्रति ये भाव हम पैदा करें कि महिला का सम्मान करना भी उतना ज़रूरी है जितना कि उन्हें पढ़ाया जाना ज़रूरी है। हम उम्मीद करते हैं कि इस पूरी चर्चा को सुनने के बाद महिला सम्मान के प्रति समाज की जागरूकता बढ़ेगी। इस उम्मीद के साथ न्यू इंडिया डिबेट की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं और साथ ही होली की भी रंगभरी शुभकामनाएं। आप सभी संसद टीवी के अलावा इस कार्यक्रम को संसद टीवी के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। और आज जाते जाते हम यही उम्मीद करते हैं कि जो हमारी धार्मिक परंपराएं हैं जिसमें स्त्री शक्ति को दुर्गा शक्ति और लक्ष्मी का स्वरूप कहा गया हो, सरस्वती उसे माना गया हो, ये आदर भाव हम हमारे देश की महिलाओं को भी दे सकेंगे, तभी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाना साकार होगा। इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।